नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 अप्रैल 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे, इसके बाद कुछ द हिंदू की महत्वपूर्ण खबरों को हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो एडिटोरियल रहने वाला है वो कॉलेज को फ्रीडम देने से रिलेटेड है। कोई कॉलेज किस प्रकार से फ्रीडम चाहता है, यदि वो फ्रीडम चाहता है और उसे कोई यूनिवर्सिटी फ्रीडम दे देती है तो इससे कौन कौन सा फ़ायदा होगा, तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। राइटर का कहना है कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कॉलेजों को फ्री करना चाहिए, कुछ डिसीजन वो फ्री ले सकें, इस प्रकार से अपना जो रेगुलेशन है ना उसको धीरे धीरे करके कम करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, ऐसा राइटर का कहना है। हमको जो 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से रहने वाली हैं, जैसे कि इंग्लिश में हमसे बोला जाएगा, इंग्लिश में बोला जाएगा क्या, इंग्लिश की जो लाइन रहेंगी वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ नीड टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ कॉलेजेस। कॉलेजों के कुछ कंसर्न हैं, कुछ चिंताएं हैं, कुछ समस्याएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑटोनॉमी, उनको स्वायत्तता देनी है, उनको फ्रीडम देनी है। डज हैव ए ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन हायर एजुकेशन, और इसका सीधा सीधा असर हायर एजुकेशन के ऊपर पड़ने वाला है ऐसा राइटर का कहना है। और इसी लाइन में हमको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। वहीं यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमको लिखना रहेगा, विश्वविद्यालयों को कॉलेज की चिंताओं का समाधान करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर स्वायत्तता, फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम का उच्च शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। इसमें हमको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। शुरुआत हम करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, क्योंकि इसमें भी ये उल्लेख किया गया है कि कॉलेजों को हमको एज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखना चाहिए। ठीक है, इससे इनकी जो इनोवेशन की कैपेसिटी है उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं, सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ा सकते हैं, एंड जो एकेडमिक फ्रीडम है वो हमको कॉलेजों को देना है, ऐसा इसमें बोला जाता है। यदि हम इस गोल को रियलाइज़ करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उन्होंने लॉन्च किया था एक कुछ न्यू रेगुलेशन अप्रैल 2023 के महीने में। तो यूजीसी की तरफ से कुछ रेगुलेशन जारी किए गए हैं, इनके बारे में हमको देखने की ज़रूरत है। सिंस देन द रिस्पॉन्स फ्रॉम कॉलेज सीकिंग ऑटोनोमस स्टेटस हैज़ बीन अनप्रेसिडेंट 590 एप्लीकेशन। और जैसे ही कॉलेजों को लगा कि नहीं हमको आज़ादी मिलने वाली है तो सब एकदम दौड़ते हैं, सब लोगों ने एप्लीकेशन लगा दिया है और 590 एप्लीकेशन आए थे। ये कॉलेज चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए, हमें काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए, यदि आप किसी भी कॉलेज को स्वायत्तता देते हैं, कॉलेजों को स्वायत्तता देना कॉलेजों के लिए आवश्यक और लाभकारी है। कैसे करके है, कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, इससे जो इनोवेशन है उसमें बढ़ावा मिलता है। ठीक है, लड़के लोग नए नए इनोवेशन लेकर के जाते हैं कॉलेज में यदि उनको फ्रीडम दी जाती है तो। साथ ही साथ जो एकेडमिक क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंसी है, उसमें भी बढ़ोतरी हमको देखने को मिलती है। वहीं यदि हम बात कर रहे हैं कि कोई कॉलेज यदि उसको ऑटोनॉमी मिली है, इसका मतलब वो क्या क्या कर सकती है, रिव्यू, रीस्ट्रक्चर और प्रिस्क्राइब कोर्सेज एंड सिलेबस। कोर्स को रिव्यू करना, कोर्स को रिस्ट्रक्चर करना, सिलेबस को चेंज करना, ये सारी आज़ादी उसको मिल जाएगी। साथ ही साथ में वो अनाउंस करता है रिजल्ट को एंड इशू करता है मार्कशीट, डिसाइड ऑन एडमिशन रूल एंड कोर्स फीस, कब एडमिशन, कैसा एडमिशन, उसके क्या नियम कानून रहेंगे, उसके ऊपर भी ये डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अपॉइंट कर सकते हैं टीचर एंड स्टाफ को इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। ऑटोनोमस कॉमल विल still be affiliated to a university thou, and the university will have a nominee in expert committees statutory bodies। देखिए, इसके बावजूद भी ये जो कॉलेज रहते हैं ना, ये यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ही एफिलिएटेड हैं, इनको
कहना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तब जाकर के ये चल पा रहे हैं। एंड द यूनिवर्सिटी विल हैव ए नॉमिनी इन एक्सपर्ट कमेटी। इसके बाद यूनिवर्सिटी क्या काम करती है, एक्सपर्ट कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी में एक नॉमिनी बैठाती है। इस प्रकार से इन लोगों को फ्रीडम मिल जाती है। ठीक है, तो आगे यदि हम बात करें कि यदि इस प्रकार से इसेंशियल एंड बेनिफिट कैसे करके मिलेगा कॉलेजेस को, यदि हम उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देते हैं। ऑटोनोमस कॉलेज कैन टेलर देयर करिकुलम टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट एंड इंडस्ट्रीज। ऑटोनोमस कॉलेज के पास ये कैपेसिटी आ जाएगी कि वो अपने पाठ्यक्रम को इंडस्ट्री के हिसाब से, आज की मार्केट के हिसाब से वो सिलेबस रख सकते हैं। अब उनको हज़ारों साल पुराना, सैकड़ों साल पुराना पाठ्यक्रम पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आज के समय में काम आने वाला नहीं है। उनको हथौड़ा मैनुअली काम करने वाली चीज़ों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उनको आज के टाइम में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना, सीएनसी की जानकारी देना, इस प्रकार से वो निर्धारित कर सकते हैं कि आज के समय में क्या चीज़ चल रही है। इसके अलावा वे लोग कुछ नई नई टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को लेकर के भी प्रयोग कर सकते हैं। वो कुछ रिसर्च इनिशिएटिव ला सकते हैं, ड्राइविंग द फ्रंटियर ऑफ नॉलेज एंड कंट्रीब्यूटिंग द सोसाइटल डेवलपमेंट, समाज का विकास भी कर सकते हैं। और भी आगे यदि हम बात करें, देखिए यदि उनको हम स्वायत्तता देते हैं तो स्वायत्तता कॉलेजों के बीच जवाबदेही और जिम्मेदारी की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि वे अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णयों पर अधिक स्वामित्व रखते हैं। इसके साथ ही साथ में इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं हम, एंड सेंस ऑफ प्राइड एंड आइडेंटिटी विद इन कॉलेज हम पैदा कर सकते हैं, इंटर मोटिवेटिंग फैकल्टी एंड स्टाफ टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। इसके अलावा यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं कि आप बेटर से बेटर करिए। स्टाफ को भी थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं कि आप बेटर से बेटर करिए, क्योंकि आपको ऑटोनॉमी मिल चुकी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 की। इसके अंतर्गत यदि हम कॉलेज कैटेगरी के हिसाब से देखें तो 100 में से 55 जो टॉप 100 कॉलेज हैं, उनमें से 55 कॉलेजेस बीइंग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कॉलेज श्रेणी में 100 टॉप 100 में से 55 संस्थाएं ऐसी हैं जो कि ऑटोनोमस हैं। तो जो NIRF रैंकिंग है ये ऑफ़र करती है कुछ नया नॉलेज, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटोनॉमी की, ऑटोनॉमी का क्या सकारात्मक परिणाम मिल सकता है एकेडमिक एक्सीलेंस एंड इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस में। इसके बाद आप देखेंगे जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं NIRF रैंकिंग 2023 की फ्रॉम द कॉलेज कैटेगरी, 5 आर ऑटोनोमस कॉलेज। इनमें से भी बोला जा रहा है कि 5 ऐसे हैं जो कि ऑटोनोमस कॉलेज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत इस मामले में कितना आगे बढ़ने वाला है, कौन कौन से प्रयास इंडिया की तरफ से किए जाने वाले हैं। हमारे देश में हायर एजुकेशन की बात करें तो ये ऑटोनोमस कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है, एंड बहुत सारे जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं वो 1000 होने वाले हैं 24 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में। तेज़ी के साथ में हमारे कॉलेज किस में चेंज हो रहे हैं, ऑटोनोमस कॉलेज में बदलते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कुछ स्टेट हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बात करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये लोग आज के समय में काफ़ी तेज़ी के साथ में ऑटोनोमस कॉलेज की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड बोला जाए इनकी जो कुल संख्या है ना 80% से भी ज़्यादा है इन स्टेट में ऑटोनोमस कॉलेजों की बात करें तो। एंड यदि हम बात करें ऑटोनोमस कॉलेजेस इन द स्टेट वेराइंग नंबर सच एस छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल underscores a nationwide interest in exploring the potential of autonomy to enhance institutional effectiveness। इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और अलग अलग संख्या वाले राज्य में ऑटोनोमस कॉलेजों की उपस्थिति संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कहना चाहिए लोग तलाश कर रहे हैं
मौका को तलाश कर रहे हैं। एंड जो ऑटोनॉमी यदि इनको मिल भी गई है तो इसके बावजूद भी इनको कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ जाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये जो यूजीसी है हमेशा से ही, ठीक है, स्वायत्तता का समर्थन करते रहा है। दुर्भाग्य से कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ रीजन से पूरी तरह से ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि लिमिटेशन को इम्पोज करती हैं, लिमिटेशन को बनाए रखती हैं ऑन द एक्सटेंट ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू द कॉलेजेस। जैसे कि एक जो कॉमन टाइप का रिस्ट्रिक्शन है वो सिलेबस चेंज में कैप लगा दिया जाना है। आप इतना ही सिलेबस चेंज कर सकते हैं, बाकी का जो सिलेबस है वो हमारे हिसाब से ही रखेगा। जैसे कि इनको बोल दिया गया कि आप 25 से 35% ही चेंज कर सकते हैं, बाकी का हिस्सा आप चेंज नहीं कर सकते। एंड ये चीज़ जो है काफ़ी प्रभावित करती है करिकुलम के डेवलपमेंट में, एकेडमिक इनोवेशन में। साथ ही साथ बोला जा रहा है दे ऑफन फाइंड देमसेल्व्स ग्रैपलिंग विद डिलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन रिकॉग्नाइजिंग दिस ऑटोनॉमी। एंड ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज, इस प्रकार की स्वायत्तता देने में, छूट देने में काफ़ी टाइम लगा देती है यूनिवर्सिटीज़, इसलिए टाइम का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से डिले नहीं होना चाहिए। इससे जो कॉलेजों की एफिशिएंसी रहती है, कॉलेज का ऑपरेशंस है ना, ये भी प्रभावित होता है। एंड इससे प्रभावित होती है कॉलेज की स्पिरिट ऑफ ऑटोनॉमी। तीसरे नंबर में हम बात करते हैं नॉट कंप्लीट ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस। पूरी तरह से ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं किया जाना भी एक दिक्कत वाली बात है। इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है तो देखिए, द अनविलिंगनेस में स्टेम फ्रॉम ए ट्रेडिशनल हायरार्कियल अप्रोच टू गवर्नेंस विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। जो अनविलिंगनेस आ रही है एक ट्रेडिशनल हायरार्कियल अप्रोच को बताती है, लेवल को बताती है कि हम ऊपर हैं तो ऊपर ही रहेंगे और आपको हमारे अंडर में ही काम करना पड़ेगा। एंड कॉलेजेस में फाइंड देमसेल्व्स सब्जेक्ट to arbitrary fees imposed by the universities for the purpose of affiliation। इसके बाद यूनिवर्सिटी फीस इम्पोज करेगी कॉलेज के ऊपर एफिलिएशन को लेकर के, ठीक है। तो ये न केवल कॉलेजों की स्वायत्तता को कमज़ोर करता है बल्कि यूनिवर्सिटीज़ द्वारा ऐसी प्रथाओं को पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी क्वेश्चन खड़ा करता है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड है। इसमें कुछ कुछ धाराएं जो जोड़ी गई हैं, इसमें कुछ कुछ जो प्रोविज़न जोड़े गए हैं उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड ये आर्टिकल हम देखने वाले हैं। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेक्शन 106(2) का। सेक्शन 106(2) का यहाँ पर उल्लेख होने वाला है और इसमें हम एक जजमेंट के बारे में भी देखने वाले हैं। किसके बारे में हम देखने वाले हैं? ये है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कुछ प्रावधान किए हैं। ये नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी का एक केस यहाँ पर हम देखेंगे और इस केस को इस आर्टिकल में यूज़ किया गया है, ठीक है, ये चीज़ बताने के लिए कि सरकार ने इसमें कुछ जो धाराएं जोड़ी हैं वो ठीक नहीं है, इसको आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 20(3) का जो स्कोप है उस पर गहनता से विचार किया। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उन्हीं आरोपों के चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले गई और उनसे लिखित में कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे। नंदिनी सतपथी ने उन प्रश्नों के उत्तर देने से मना कर दिया। जब उसने उन प्रश्नों के उत्तर देने से मना किया तो उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के तहत उन पर केस दर्ज कर दिया गया। इसके खिलाफ वो कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 20(3) जो है अनुच्छेद उस पर उसके बारे में डिस्कस करते हुए बताया कि इसमें केवल 20(3) का जो प्रोटेक्शन है केवल न्यायालय में ही नहीं, अभियुक्त का जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन या उससे पूछताछ कर रही होती है तब भी अभियुक्त को
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) में भी वो प्रोटेक्शन है। किसी भी अभियुक्त तो इस प्रकार से यदि देखा जाए ना, तो यहाँ पर आर्टिकल जो 20(3) है वो हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति को अपने आप का बचाव करने का अधिकार दिया हुआ है, न केवल कोर्ट में, इसके साथ में पुलिस में। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे रहे हैं कोर्ट में, ऐसा ना हो कि कहीं आप दूसरे किसी चीज़ में फंस जाएं आप, इसलिए आप अपने आप को बचा रहे हैं, तो ये आपको अधिकार है। तो ये अधिकार आपको कोर्ट में भी है और ये अधिकार आपको पुलिस स्टेशन में भी मिला हुआ है। इसलिए जिनका जो केस चल रहा था ना, उन्होंने जब क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, तो इसको भी आप सही मान रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप का बचाव कर रही हैं और बचाव करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में हमको दिया हुआ है। तो आगे हम बढ़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो मेनली उल्लेख किया जा रहा है 106(2) भारतीय न्याय संहिता की बात करें, जो कि प्रोवाइड करता है 10 साल का इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की जेल की सज़ा मिलने वाली है केस ऑफ फैटल एक्सीडेंट, कहीं पर यदि खतरनाक टाइप का दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है। इफ़ द एक्यूज्ड पर्सन इज केप्ट विदाउट रिपोर्टिंग टू द पुलिस और ए मजिस्ट्रेट हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड। तो इसमें बोला जा रहा है कि देखिए, आर्टिकल नंबर जो 106 है, 106(2), जो कि किस में जोड़ा गया है, भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। तो ये बोल रहा है कि जिसमें किसी घातक दुर्घटना के मामले में कोई व्यक्ति यदि वहाँ से बिना रिपोर्ट किए ही भाग गया, तो उसको अधिकतम 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। Ministry of Home Affairs press statement of January 2 said that the decision to implement section 106(2) would be taken up after consideration with the All India Motor Transport Congress। लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध हुआ ड्राइवरों के द्वारा, ठीक है, कि हम इतना सारा जुर्माना कैसे भरेंगे, कैसे आप हमको इतने साल की सज़ा दे रहे हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। इसके बाद सरकार को ये लगा कि नहीं, हमें इन लोगों से डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इस समूह से, इस संगठन से हमको बातचीत करने की ज़रूरत है। इसी घटना के चलते चलते ये कानून जो आने वाला था, बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर लोग हैं ना, उन्होंने बोला था कि हम हड़ताल में जा रहे हैं। इनको लग रहा था कि इसके जो प्रावधान है ना, बहुत ज़्यादा कठोर हैं। एंड कुछ और अपराध की भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जिनको आप पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में रखे हैं। सेक्शन 112, जिसमें थेफ्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 303(2) के अंदर में। इसके अलावा 2 सब सेक्शन हैं 143 के, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं। ये भी कुछ कुछ विवादित लगते हैं राइटर को, और उनका कहना है कि आप इनको भी थोड़ा रिविजिट करिए। तो यदि आप सीन से भाग खड़े हो रहे हैं, केवल आप भाग रहे हैं, आपने कुछ किया है, क्या सही है क्या गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन यदि आप भाग रहे हैं ना, तो आपको 10 साल की सज़ा मिलने वाली है। तो 5 से लेकर के 10 साल तक की जेल का प्रावधान नए वाले कानून में होने वाला था, लेकिन अभी देखा जाए ना, तो इस कानून को होल्ड में रख दिया गया है। लेकिन जैसे कि हमने वीडियो में देखे हैं, आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या बोला गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पर रुकेगा ही, वो अपनी जान बचा करके भागेगा नहीं? पता चला कि भीड़ आ गई, उनके किसी के फैमिली वाले आ गए और उसको मार करके वहीं ख़त्म कर दिए, तो वो क्या काम कर रहा है? अपने आप को वो बचा रहा है, इसलिए वो व्यक्ति भाग रहा है। ऐसा यहाँ पर उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये निर्णय आया था नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी के केस में। एंड सेक्शन 112 की बात करें हम भारतीय न्याय संहिता की, तो इसमें कौन कौन से अपराध आ जाते हैं, इसमें आप देखिए, यदि आप किसी गैंग का एक मेंबर हैं, ठीक है,
या तो फिर आप अकेले ही कोई काम कर रहे हैं या फिर किसी को साथ में लेकर के काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई चोरी कर रहे हैं, स्नैचिंग है, चीटिंग है, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट है, अनऑथराइज बैटिंग और गैम्बलिंग, आप जुआ चला रहे हैं, सट्टा चला रहे हैं, एंड सेलिंग पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और एनी अदर सिमिलर क्राइम एक्ट्स इज सेट टू कमिट पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। इस प्रकार के जितने भी जो काम है ना, इनको हम पेटी क्राइम के अंडर की कैटेगरी में डाल दिए हैं, मतलब छोटा संगठित अपराध जिसको बोला गया है। कहाँ पर है इसका वर्णन? धारा 112 में, भारतीय न्याय संहिता धारा 112 में इनका उल्लेख किया गया है। हालांकि देखा जाए कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि डिफाइन नहीं किए गए हैं बीएनएस में, जैसे कि अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट एंड सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आर नॉट लिंक विथ एनी स्पेशल एक्ट। ये दो जो चीज़ ऐसी हैं जिनको किसी विशेष स्पेशल एक्ट से कनेक्ट करके नहीं देखा गया है। हालांकि जो थेफ्ट एंड स्नैचिंग है, इसमें बीएनएस की जो धारा है 303 कहती है कि 3 साल तक की कैद का प्रावधान रखा गया है। वहीं यदि हम देखें किसी घर या परिवहन के साधन में चोरी करने पर 7 साल तक की सज़ा होती है, 305 आर्टिकल बोलता है। एंड चोरी करते टाइम क्या हो गया, डेथ हो गई है, चोट लग गई है, ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन में बोला जा रहा है कि 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 307 ऑफ द बीएनएस ये चीज़ कहता है। सिमिलरली चीटिंग प्रोवाइड फॉर इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 3 ईयर टू 7 ईयर्स। चीटिंग में, धोखाधड़ी में 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और ये कहता है सेक्शन नंबर का 318 भारतीय न्याय संहिता का। इसलिए आप ये समझ लीजिए, व्हाट विल फॉल विद इन द रेंज ऑफ एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट इज अनस्पेसिफाइड। इसी प्रकार के काम क्या इसमें आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, ये अभी तक अनस्पेसिफाइड है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। हालांकि देखा जाए ना तो जो ऑफेंसेस हैं इस प्रकार के, इसमें 2 साल से लेकर के 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि 10 साल तक की कैद की सज़ा वाले अपराध को छोटा अपराध हम नहीं कह सकते हैं, खासकर जब किसी छोटे संगठित कृत्य के लिए अधिकतम सज़ा 7 साल है, तो उसको आप छोटा अपराध कैसे करके बोल दे रहे हैं। इसके अलावा जो सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 303 का भारतीय न्याय संहिता की, इसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है। बशर्ते कि चोरी के मामले में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम हो और किसी व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराया गया हो, संपत्ति के मूल्य की वापसी पर या चुराई गई संपत्ति की बहाली के लिए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पनिश्ड विथ कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज करके उसको पनिश किया जाएगा। एंड यदि बोला जा रहा है कोई चीज़ जिसकी कीमत कम है उसकी चोरी हुई, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर साइकिल की चोरी होती है, अब पुलिस उसका एफआईआर नहीं लिख रही है क्योंकि धारा 303 सब सेक्शन 2 ये चीज़ कह रही है। अब इसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, साइकिल का पैसा मिलेगा और उसके ऊपर फाइन लगेगी। कब मिल रहा है पैसा, नहीं मिल रहा है पैसा, क्या होगा कुछ नहीं मालूम, और इधर पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। अब हम लोगों का क्या होगा, दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट है जिसकी बाइक चोरी हो चुकी है एंड द पुलिस इज रिफ्यूजिंग टू फाइल ए एफआईआर बीइंग ए नॉन कॉग्निजेबल केस। जो कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल केस, पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, ठीक है, पुलिस गैर संज्ञेय मामला होने के कारण कह रही है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। वो न्याय के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में सक्षम नहीं हो सकता है, इस प्रकार पूरी तरह से असहाय महसूस करेगा। इस प्रकार के इसमें प्रावधान किए गए हैं, इनको भी रिकंसिडर करने की हमको ज़रूरी है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये न्यूज़ आई है पार्टिकुलरली जब किसी बच्चे का जन्म होता है उससे रिलेटेड उसका जो सर्टिफिकेट बनता है ना, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल किया जाना है। तो जो हमारे पास में नेशनल डेटाबेस तैयार होने वाला है, जितनी भी जो रिपोर्टेड बर्थ्स हो रही हैं, डेथ हो रही हैं,
इनको डिजिटल तौर पर रजिस्टर किया जाता है केंद्र सरकार की एक पोर्टल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, फॉर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सरकार क्या काम करती है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कराती है, जिसमें कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसका डेटा सरकार रखती है। सरकार इस प्रकार के डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकती है मेंटेनिंग अदर डाटाबेस, जैसे कि इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल में नए लोगों को जोड़ना है, जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम काटना है, राशन कार्ड में नाम जोड़ना काटना, ये सारे काम इस डेटा से हो सकते हैं। Information from digital certificate can be used for purpose such as admission to an educational institution. इसके अलावा आपके पास में जो डिजिटल सर्टिफिकेट है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कहीं किसी स्कूल में दाखिला लेने के लिए, या फिर गवर्नमेंट पोस्ट में आपको पोस्टिंग करना है, उस समय में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से जो डाटा है इसका यूज़ किया जा सकता है सरकार के द्वारा सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, एंड टू एवेल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोशल सेक्टर प्रोग्राम। सोशल सेक्टर जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनमें क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है, इस प्रकार के काम भी इस डेटा के माध्यम से हो सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ आई है वो ऐसी है, केंद्र सरकार क्या काम करने वाली है? गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ। पिता के धर्म का उल्लेख किया जाएगा बच्चे के रजिस्ट्रेशन जब होने वाला है, बर्थ का जब रजिस्ट्रेशन होगा। तो अभी हाल फिलहाल में जो नॉर्मल नियम कानून चल रहे हैं वो ऐसा रहता है कि आपको बच्चे की फैमिली का रिलीजन बस बताना रहता है, ठीक है, जब भी आपका बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, तो जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है। जो मॉडल रूल्स ड्राफ्ट आया है इसमें इंक्लूड किए गए जो प्रोविज़न हैं उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी पेरेंट को सेपरेटली बताना पड़ेगा अपना रिलीजन, एंड द डाटाबेस में बी यूज टू अपडेट एनपीआर, वोटर पोल, आधार, राशन, नेशनल एंड पासपोर्ट। बहुत सारी सुविधाएं हैं जहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और हो सकता है कि इसका मिसयूज़ भी हो। अच्छा जगह तो इसका उपयोग होगा ही होगा, हो सकता है कि धर्म पर आधारित भेदभाव हो, ऐसी संभावना यहाँ पर है। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। इसमें बोला जा रहा है कि जो 55 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन की जो कैप है कि भाई आप एग्जांपल के तौर पर 100 रुपया यदि आप लाभ कमा रहे हैं, ठीक है, 100 रुपया आपने प्रॉफिट कमाया है, तो इसमें आप 7.5 रुपया ही आप चुनावी चंदा में दे सकते हैं। लेकिन जो कंपनियां हैं इस चीज़ को क्रॉस कर गई हैं। यहाँ तक भी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं ना, उन्होंने तक दान दिया है। इसका मतलब ये हो गया है कि फर्जी कंपनियां स्थापित करके भी आप किसी भी पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये बीजेपी है, यहाँ पर कोई फर्जी कंपनी, बीजेपी का ही कोई लीडर यदि एक फर्जी कंपनी बना करके तैयार कर देता है और ये कंपनी के माध्यम से पैसा बीजेपी को दे रहा है, तो ये भी संभव हो पाएगा। हो सकता है कि कोई एक कंपनी है उसने अपनी कोई एक सब्सिडरी खोल ली है, ठीक है, जैसे कि मैं पेन बनाती हूँ, मैं रिफ़िल बनाने की भी एक सब्सिडरी खोल ली हूँ। खुद तो 100 रुपया दे ही रही है, साथ ही साथ में इसको भी बोल रही है कि तू भी 100 रुपये दे दे। इस प्रकार से बहुत सारा जो पैसा है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को गलत तरीके से गया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से जो ब्लैक मनी है ना वो सर्कुलेट हो रहा है। एंड सबसे बड़ी बात ये है, इसमें ये पता नहीं चलता है कि किसने दान दिया था किसको। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर यदि ये व्यक्ति जा कर के एसबीआई से बॉन्ड खरीदता है, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है वो बीजेपी को जाने वाला है, तो ये व्यक्ति बस जानता है, एसबीआई को भी पता है क्योंकि ये सरकारी बॉन्ड है, और दूसरा बीजेपी को पता है, ठीक है, क्योंकि वो शासन में है और एसबीआई के माध्यम से वो ये चीज़ पता कर सकती है। लेकिन आम पब्लिक को ये पता नहीं है। यदि पता चल जाएगा तो उसके ऊपर आरोप लगने लग जाएंगे कि देखो, आप किसी कंपनी को ठेका दे रहे हो ना, क्योंकि उसने आपको पैसा दी थी। आप किसानों के हित में बात नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि किसानों ने आप लोगों को पैसा नहीं दिए हैं, दूसरे लोगों ने पैसा दिए हैं, इसलिए आप उनके हिसाब से नियम कानून ला रहे हैं।
इस प्रकार से हम उनके ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से रिलेटेड है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये एक सर्वे पर आधारित मेज़रमेंट रहता है जो कि लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि आपकी परसेप्शन में, ठीक है, आपका जो परसेप्शन है, आपकी जो धारणा है, कुछ की बिजनेस वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है, एज़ कंपेयर्ड विद प्रीवियस मंथ। कुछ चीज़ें निर्धारित करी गई हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोगों से। वहीं जो पीएमआई का पर्पस रहता है, इसके माध्यम से टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशन टू कंपनी डिसीजन मेकर, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर। इसके माध्यम से कंपनी को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि कंपनी फ्यूचर में क्या डिसीजन लेगी, लोग क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और कंपनी को क्या चीज़ बनाना चाहिए, ठीक है। तो डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर को बिजनेस कंडीशन का पता चल जाता है कि फ्यूचर हमारा कैसा होने वाला है। इसको कैलकुलेट किया जाता है सेपरेट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लिए। इसके बाद कंपोजिट इंडेक्स का निर्माण किया जाता है। शुरू में तो अलग अलग डेटा ही कलेक्ट करते हैं, बाद में इसको कंपोजिट कर देते हैं। पीएमआई की नंबरिंग करी जाती है 0 से लेकर के 100 तक। 50 से ज़्यादा यदि नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस का एक्सपांसन हो रहा है, ठीक है। एंड यदि ये 50 से कम मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कॉन्ट्रैक्शन हुआ है बिजनेस में। रीडिंग 850 इंडिकेट नो चेंजेस। 50 मिला है मतलब ज़्यादा कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा पीएमआई ये भी बताती है 50 से ज़्यादा मिल रहा है मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है, पीएमआई 50 से कम है तो वो ग्रोथ नहीं कर रही है। एंड पिछली महीने से यदि तुलना कर ले, जैसे कि पिछली बार 25 अंक मिला था, इस बार 24 अंक मिला, इसका मतलब ये है इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कम हुई है। पीएमआई का जो डेटा रहता है इसको कंपाइल किया जाता है, मतलब संकलित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है आईएचएस मार्केट के द्वारा फॉर मोर देन 40 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। 40 से भी ज़्यादा देशों में वर्ल्ड वाइड ये डेटा इकट्ठा किया जाता है। आईएचएस मार्केट एक ग्लोबल लीडर है इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशन के मामले में। इसमें बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है, मार्केट की जानकारी मिल सकती है, दैट ड्राइव इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्थाएं आज के टाइम में चल रहे हैं। एंड आईएचएस मार्केट जो है S&P ग्लोबल का ही एक हिस्सा माना जाता है।